प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आज तीसरी बार भी मौखर कर दिया गया है। इससे पहले 6 जनवरी को जब फैसला मौखर किया गया था तो उस वक्त जज साहब छुट्टी पर थे और आज मुल्जिमान दस्तयाब नहीं थे, मुल्जिमान कमरा अदालत में नहीं पहुंचे, जिनमें से एक मरकज़ी मुल्जिम जो है वो इमरान खान थे जो जेल ही में मौजूद थे, लेकिन वो चूंकि कमरा अदालत में नहीं पहुंचे तो फैसला फिर सुनाया नहीं जा सका और इसको 17 जनवरी के लिए मौखर कर दिया गया। अब इस पे बहुत सारे लोग पीटीआई ही से ताल्लुक रखने वाले लोग डाउट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी क्यों ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा, क्या अदालतों के ऊपर कोई दबाव है, क्या इमरान खान को फैसला, अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान को फैसला सुनाने की अदालतें हिम्मत नहीं कर रही, तो ये क्या मामला है, फैसला सुनाया क्यों नहीं जा पा रहा है। कल जो बयानात कुछ फैसल वाडा साहब के अलावा कुछ मिनिस्टर्स ने भी दिए जिनमें इस नौयत का पैगाम मुज़मिर था कि सज़ा होने जा रही है, ये ओपन एंड शट केस है, सज़ा होने वाली है, लेकिन बहरहाल आज ये सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। क्या इस फैसले के मौखर होने को जारी मुज़ाकरात के साथ मिलाकर देखा जा सकता है या नहीं, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, कल इतवार के रोज़ जेल के दरवाजे खुले और पाकिस्तान की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ कि छुट्टी के रोज़, इतवार के रोज़ कुछ लोगों की इमरान खान से यानी कैदी से मुलाकात कराई गई। अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे पहले 1-on-1 गंडापुर साहब मिले, फिर मुज़ाकराती कमेटी के लोग मिले। हुकूमत परसों तक ये कह रही थी कि अब मीटिंग की ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि अब बराह रास्त जो दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ उनकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात अब ज़रूरी नहीं रही है। खुद तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया था कि हम जो है वो अब इमरान खान से मिले बगैर ये बैरिस्टर गौहर पैगाम लेकर आ गए थे कि तहरीरी तौर पर दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, ये मुलाकात कल क्यों हुई है, छुट्टी के रोज़ ये मुलाकात क्यों करवानी पड़ी, और अली अमीन गंडापुर साहब की ख़ास तौर पर जो 1-on-1 मुलाकात हुई है उसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुशामदीद। मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हसन रजा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर आईन व कानून है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। ये जो आज अलीमा खान साहबा ने कहा है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, वो कहती हैं कि जी हुकूमत बहुत प्रेशर में है और इसी वजह से सजा नहीं सुनाई जा रही। सुनिए जरा। हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि अल-कादिर में किस किस्म की सजा लिखी जाएगी। अगर आप कहें डील की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हम तंग आ गए डील का लफ्ज सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। ये तो आज आप देखें कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज जहमत की। अब 17 तारीख का इंतजार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दे इमरान खान को। मोहम्मद साहब, ये बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत प्रेशर में है इसलिए सजा नहीं सुनाई जा रही। सजा अदालतों ने सुनाई है, प्रेशर हुकूमत के ऊपर है, और वो कहते हैं देखते हैं कि अब 17 को ये हिम्मत करते हैं फैसला सुनाने की या नहीं करते। ये हुकूमत अंडर प्रेशर कैसे है, और अगर अंडर प्रेशर है तो फैसला ना सुनाने से इसका क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस लिहाज से इद्दत का घटिया तरीन केस था, ये उससे ज्यादा बड़ा घटिया तरीन केस है। इसके ऊपर एक्चुअली दोनों की नौयत फर्क है, मगर जब कोई क्राइम होता है, और हसन साहब मुझे बेयर आउट करेंगे, मैं कोई क्या कह सकते हैं, वकील नहीं हूं। हाँ। जब कोई क्राइम होता है या कोई चीज होती है, उसको हम कहते हैं उसमें कोई जजमेंट आई होती है, या उसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक। नैब ने कहा है इसके अंदर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है जिसमें सीरतुल अंबिया के बारे में जिक्र होता है, वहां पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, गरीबों को पढ़ाया जाता है। नैब ने कहा है कि ये इसके ऊपर प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। कहा है इसके ऊपर प्रोसीड ऑफ क्राइम कोई चीज नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। अच्छा, उसके अलावा ये याद रखें कि अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो अगर पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जी, तो गवर्नमेंट उसको क्लेम कर ले। जिस दिन गवर्नमेंट के एफबीआर की जरूरत पड़ती है, आपके और मेरा हमारा वो ब्लॉक करके हमारे पैसे बैंक से निकलवा लेते हैं। नहीं, मगर सेनेटर साहब, ये अगर तो 2 लोगों के दरमियान या 2 फरीकैन के दरमियान अगर ये सेटलमेंट थी तो फिर ये काबीना में बंद लिफाफे में मंजूरी किस चीज की? वजह काबीना में सिर्फ एक चीज आई थी डिस्कशन के लिए, काबीना ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं हुआ।
जब ये क्राइम नहीं हुआ, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को कोई दखल ही नहीं है, कोई दखल नहीं है। सिर्फ इतना आया कि ये पैसे वापस आ रहे हैं। वो जो लिफाफा आज भी बंद है, इनकी हुकूमत है ना, पिछले 3 साल से वो लिफाफा बंद पड़ा हुआ है, खुलवा ले। अगर हिम्मत है तो खुलवा ले, खुलवा के पढ़ा ले। नहीं खोल सकते ये, क्यों? कहा हुआ है ये सीक्रेट है। अच्छा, ये उन 2 फरीकैन के दरमियान में सीक्रेट है, क्योंकि उसके अंदर कहां से पैसा है, क्या चीज है, वो उनके, और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, तो ये उसको कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे कहां से आ गई है? क्योंकि वो जब एनसीए ने का, देखिए ये याद रखिए, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, पैसा जब उन लोगों ने ये चेक करने की कोशिश की कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकला। ठीक, जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकला तो अब उसने कहा कि ये मेरा ही पैसा है, मैं, आप इसको छोड़ दे, मैं इसको वापस ले जाता हूं। उन्होंने कहा अपना अकाउंट बताओ, किस अकाउंट में ले जाओ। मलिक न्याज ने उनको अकाउंट बताया, उस अकाउंट में पैसा आ गया, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट, जहां पर उन्होंने पैसे अपनी जुर्माना अदा करना था। इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं। अच्छा। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना था कि गवर्नमेंट हैज ओनली एक्सेप्टेड कि ये इन 2 फरीकैन के दरमियान में डील थी, उसके अंदर ये लिफाफा आया हुआ था जिसको उन्होंने खोलना नहीं था। जिस अकाउंट का इशारा किया गया था उस अकाउंट में, मगर इस सारे मामले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? देखिए बात ये हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे ये पैसा वापस आ रहा होता है, तो ये एनसीए ने लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये पैसा है मेरे और इसके दरमियान में डील है, और ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा अच्छा। है। आपको इंफॉर्मेशन होती है साथ लिफाफा, और उसके बता दिया कि ये चीज है। ठीक, अच्छा, एक और चीज हो जाती है, क्राइम होता है जब मैं या आप बेनिफिशियरी हो। फर्ज करें मैं किसी को आप कहते हैं इसमें पर्सनल गेन कोई नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि ये जमीन का अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जमीन को इस पैसों के साथ वो मिला रहे हैं। ठीक है, जमीन जो उसकी ओपनिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी जी, और ये जो वाकया हुआ ये 2021 में हुआ है, उसके बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ ये, इसका आपस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल आ जाता है कि भाई ये पैसा, अगर कोई पैसा कोई कर देता है, मैं मिसाल देता हूं, एक चैरिटी है, कोई भी चैरिटी है पाकिस्तान की, रजिस्टर्ड चैरिटी है, उसके अंदर एक डाकू, उसके पास अकाउंट में पैसे हैं, वो उस चैरिटी के अंदर पैसे डाल देता है। इज दिस अ क्राइम और नॉट? इट्स नॉट अ क्राइम। ठीक है, चलिए, ये सारे देखिए, ये बड़ी आपने सिंपल सी दो चीज है। बातें आपने कही हैं। एक आपने कहा प्रोसीड ऑफ क्राइम इसमें नहीं है, और दूसरा आप कह रहे ये हैं कि नैब ने पर्सनल भी गेन है। तस्लीम किया, ये नैब ने भी तस्लीम किया, ये एनसीए ने भी तस्लीम किया। ठीक देयर है। इज नो प्रोसीड ऑफ क्राइम इन इट। बिल्कुल ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसलिए फैसला सुनाया नहीं जा रहा, फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं है। चलिए, इस पर तो मैं हसन रज़ा पाशा साहब शायद कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन चांडियो साहब, इससे कुछ सियासी पहलू भी हैं। यानी पीटीआई ये समझती है कि ये फैसला जो महफूज कर लिया गया है, सुनाया नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए कि इसके अंदर कुछ है नहीं, अगर सुनाएंगे तो वो हाईकोर्ट में जाकर 2 समातों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई बेस नहीं है, उसकी ग्राउंड नहीं है। तो क्या ये आपके ख्याल में फिर सियासी मुकदमा है? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है, तस्लीम करनी पड़ेगी, मैं तो करता हूं, सेनेट में भी जब मेंबर था तब से मैं इनकी तकरीरें सुनता हूं, हुमायूं साहब की, बड़े अच्छे बोलते हैं, और मैं पूरी दुनिया सुन रही है। पीटीआई वालों की तरह ढिठाई के साथ कोई झूठ नहीं बोलता, जैसा ये झूठ बोलते हैं, जिस अंदाज से बोलते हैं, कोई इनको पहुंच नहीं पाता। ऐसे दलाइल के साथ देंगे, ऐसी लड़ाई के साथ देंगे, आप सोचोगे नहीं, और बातें ऐसी करेंगे कि आपकी सारी तवज्जो उन बातों की तरफ चली जाएगी, वो झूठ वहीं रह जाएगा। गुफ्तगू में अब शुरू ही इन्होंने ऐसे किया। कीजिए ना सर, कि कौन कौन सी बातें अभी जी जरा सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात तो सुन। पहले तो देखो इन्होंने आगाज कैसे किया है, कि कैसे लोग हैं ये, कैसा केस है ये। अब पहले ही आपने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये सियासी केस है, इसीलिए आपकी जान निकल रही है। आप कहते हैं एनआरओ नहीं चाहिए, लेकिन हमें छोड़ो जरूर। भाई छोड़ने का मुतालबा ही तो एनआरओ है, और क्या है। और ये धमकियां, मैं पहले जिस दिन से भी बातचीत भी नहीं शुरू हुई थी, तब से मैंने कहा था कि पीटीआई का मौकफ एक नहीं रहेगा, पल पल बदलेगा, जैसी जैसी सूरत हाल आएगी बदलेगा। अभी कहते हैं फैसला सुनाया जाएगा तो बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेगी?
फैसला तो अदालत सुनाएगी, बातें क्यों नहीं बढ़ेंगी? ये धमकी है ना, कैसे फैसला सुनाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रीट पावर है खान साहब के साथ, लोग हैं खान साहब के साथ, और लोग भी वो चांडियो साहब वो तो पीटीआई तो कह रही है ना फैसला सुनाए, मुसलसल 2 हफ्ते से पीटीआई तो चांडियो साहब तक मुतालबा कर रही है ना कि फैसला प्लीज आप सुनाएं, आगे मत लेकर जाएं, इसको ताखीर का शिकार ना करें, जल्द से जल्द सजा दें, अगर सजा देनी है तो सजा सुनाएं। ये कैसा, तो फिर यानी पीटीआई तो फिर चाह रही है कि सजा सुनाएं। कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, किस अंदाज से कह रहे हैं, वो भी आप समझ रहे हैं। बातचीत जब चलनी है, इनका वाज़ेह ऐलान है कि अगर सजा आ गई या फैसला आ गया तो हम बातचीत आगे नहीं करेंगे। तो जाहिर है हुकूमत इतनी हिटलर की हुकूमत तो नहीं है, उनकी भी तो ऐसे, उनको भी तो जान निकलती है उनकी कि स्ट्रीट पावर है, अमन अमान चाहिए। ये सियासत तो कर नहीं रहे हैं, ये तो एक शोर शराबा कर रहे हैं, निकल पड़ते हैं बाहर। अभी जिस अंदाज से हुमायूं साहब ने गुफ्तगू का आगाज किया है, जिस लकब के साथ उन्होंने घटिया घटिया करके बातें की हैं, आप कौन सी अच्छी बातें कर रहे हैं? आप लगता है आप सियासी डॉक्टरों ने आप ऐसी बातें करते हैं? लगता है आप सियासतदान है? लगता है लहजा ना आपके लीडर का लहजा सियासी है ना आपका लीडर? सारे के सारे पूरी पीटीआई एक तरफ चंद लोगों को बात करने के लिए छोड़ा है, बाकी पूरी पीटीआई मुज़ाकरात के खिलाफ बयान दे रही है, हुकूमत के खिलाफ बयान। नहीं मगर केस को तो घटिया कहा जा सकता ना सर। इद्दत केस के बारे में इन्होंने कहा कि घटिया केस था। नहीं, तो ये तो आप कहेंगे ना कि घटिया केस है, या आप नहीं कहेंगे? मतलब जो केस घटिया उसको तो घटिया कहा जा सकता है ना। जी सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि बनाने वाले भी घटिया है। आप क्यों नहीं सुनते हैं? सिर्फ एक बात सुन ली कि उन्होंने केस को घटिया बोला, और उनका घटिया केस है, ये केस बनाने वाले भी घटिया है। अब आपने सुना ही नहीं, आप इनको रोका ही नहीं, आपको रोकना चाहिए। आप तो गैर जानबदार बैठे ना, अगर आपकी पसंद नापसंद है तो और बात है। बिल्कुल सही है, कैसे घटिया कह सकते हैं? नहीं मैंने आपने कह दिया ना, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल ठीक है। तो सर आपका इसरार ये है कि केस घटिया केस है, मगर आप आधा आप इत्तफाक करते हैं। सर आप आधा इत्तफाक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केस घटिया लेकिन बनाने वाले घटिया नहीं है। आप ये मैंने ऐसा नहीं कहा कि घटिया केस है, ऐसा मैंने नहीं कहा। अदालत में है, अदालत फैसला देगी। आप फैसले से पहले लाठियां उठाकर खड़े हो गए हो। ठीक है, अगर ये सजा आई तो हम बातचीत नहीं करेंगे। अगर ये बात है भाई, बातचीत क्यों नहीं करेंगे? मुल्क को बहरान से निकालना है, गलत फैसला आएगा, पूरी दुनिया बोलेगी गलत है, लेकिन आप तो धौंस से लेकर लाठी उठाकर बंदूक की पॉइंट पे लेकर आप ये केस का फैसला लेना चाहते हैं। ये इंसाफ नहीं है, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं। मुज़ाकरात को आजाद छोड़ा जाता है फिजा में। जनाब बातचीत करें, जो अगर साइड गलत बात करेगी और कानून से हटकर बात करेगी, सियासत से हटकर बात करेगी, लोग खुद ही फैसला करेंगे। आपकी तो जान निकल रही है। हम रिहाई नहीं चाहते, हम एनआरओ नहीं चाहते। तो ये क्या है? ये एनआरओ नहीं है तो क्या है? आपको चाहिए एनआरओ? सर मैं एनआरओ वाले मामले पर अगर आप इजाजत दें चांडियो साहब, जरा ये मैं इस पर अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा आता हूं एनआरओ पे, लेकिन अगर चूंकि मेरे साथ हसन रजा पाशा मौजूद हैं और बहुत ही बड़े वकील हैं, तो इसके कानूनी पहलू पर हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अब पाशा साहब दो हिस्से हैं, एक तो फैसला तीसरी मरतबा मौखर हो जाना, और दूसरा इसके जो अभी मोहम्मद साहब ने बात की है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी ये पर्सनल गेन इसमें कोई नहीं है नंबर 1, और प्रोसीड ऑफ क्राइम कोई नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सारी बातों को? असद साहब, आप 2 क्वेश्चंस हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर 2 जी। एक तो ये है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कोई खतो किताबत होती है तो कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन कहीं पे उस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ने ओपन होना होता है। अब एक लिफाफा सुन के हमारे तो कान पक गए। जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो एविडेंस देने के लिए आए तो उन्होंने कहा जी बंद लिफाफा है। जो केस बनाने वाले हैं उन्होंने भी कहा बंद लिफाफा आया था। जिन पे केस बना उन्होंने भी कहा कि बंद लिफाफा आया है। अब कोई चीज ये नहीं बता रहा कि उस बंद लिफाफे के अंदर क्या था। अगर प्राइवेटली 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई मुआहदा है तो उसमें तो गवर्नमेंट के आने की कोई तुकी नहीं बनती। प्राइवेटली अगर ये समझती थी कि ये
साहब के पैसे हैं तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेज सकते थे, कोई अमर माने उसमें ये कहते हैं कि जी ये पैसा जो है चूंकि ये मशकूक है इसलिए हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में लाया गया कि ये आपके एक शहरी हैं, उनका पैसा हम वापस भेज रहे हैं, ये हमारे पास आया था हम वापस भेज रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड पे लाया गया। ये डॉक्टर साहब का मौकिफ ये है। ठीक है, अब ये है कि वो नहीं खुला लिफाफा इस वक्त तक, पता नहीं इस ट्रायल के दौरान अगर खुला हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो वहां नहीं था, फॉलो अप नहीं किया। लेकिन वैसे आपके ख्याल में सर नैब के केस बनाने के लिए, नैब हुकाम के लिए जरूरी होगा ना कि वो उस लिफाफे को खोलें और फिर ये केस बनाएं, उसके बगैर वो केस चल नहीं सकता, आप ये मानते हैं? आप असद साहब बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि वो लिफाफा ओपन होना चाहिए और उसमें जो कुछ है वो बाहर आए। लाइकवाइज इसी तरह मेरा ये उस वक्त भी ये कहना था कि साइफर कहां है, साइफर आपने कोर्ट में पेश नहीं किया तो पेश ना करने की वजह से कैसे सजा हो सकती है? वो भी बड़ा अहम केस था जो साइफर पेश ना करने की वजह से, एग्जिबिट ना होने की वजह से उस पे कोई, और अल्टीमेटली आपने देखा क्या बरीयत हुई है। इसमें भी यही है कि अगर लिफाफा नहीं खुला, वो बंद है और ये मिस्ट्री रहेगी तो फिर क्या एविडेंस होगी? बहरहाल दूसरे हिस्से की तरफ मैं आता हूं जो आपने पूछा कि जी कि ये तीसरी पेशी हो गई है। हम वकील तो 6 पेशियां इंतजार करते हैं फैसलों का, अगर ये तीसरी हो गई है तो कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कोर्ट्स को फाइल के अंदर रहना चाहिए, जजेस को फाइल से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके लिए हैरान कौन है सर कि एक शख्स जो है वो कैद में है और वो कमरा अदालत में जो कि उसी जेल के अंदर मौजूद है उसमें वो नहीं आता और उसको लाया भी नहीं जाता, ये हैरान कौन नहीं है थोड़ा? मैं कहता हूं जी ये जवाज ही नहीं बनता कि मुल्जम हाजिर नहीं है और हम डेट दे रहे हैं। हाँ। अगर बुशरा बीबी नहीं आ सकी, शी इज ऑन द वे, तो दूसरे तो मुल्जम है। और तीसरी बात, कल मीडिया से रात को पता चला कि 11 बजे टाइम रख दिया गया और मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे पता चला है 10:30 बजे डेट हो गई, एडजर्न हो गया। तो 11 बजे आपको अनाउंस 11 बजे डेट दे देते, क्योंकि मैं इसको कोई इतनी कोई डिफरेंट चीज नहीं समझ रहा, क्योंकि 3-4 पाशा साहब आपके ख्याल में अगर मुल्जिम मौजूद नहीं है जिसको सजा सुनानी है या फैसला सुनाना है तो फिर फैसला नहीं सुनाया जाता, चाहे वो या ये है कि वो अगली मतलब अगर वो बंदा फिर आए ही ना कि मुझे सजा हो जानी है तो फिर क्या होगा? देखें बड़ी सिंपल सी बात है असद साहब, अगर मुल्जम नहीं आया तो उसकी एब्सेंस में भी जब केस उसकी मौजूदगी में कंक्लूड हो चुका है तो फैसला सुनाते वक्त अगर नहीं भी मौजूद तो फैसला सुनाया जा सकता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर आगे अपील तभी उसकी, जो एपेलेट फोरम पे वो जाएगा तो अपील तभी उसकी मेंटेनेबल होगी जब वो सरेंडर करेगा। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो अपील उसकी मेंटेनेबल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली अपील फाइल करने के लिए उस मुल्जम ने, अगर उसको सजा हो गई है तो फिर उसने सरेंडर करना ही करना है। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं इसमें 2 चीजें अभी भी अनएड्रेस रह गई हैं पाशा साहब, मगर मैं आगे जाके इस पर बात करता हूं। एक तो जो पर्सनल गेन वाली बात की, पीटीआई का बड़ा मौक़िफ़ है कि इसमें इमरान खान का पर्सनल गेन है क्या, जो उन पर करप्शन का केस बनता है, तो इस पर आपकी मैं राय जरूर चाहूंगा। मगर एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं और ये जो अभी बात हुई है कि फैसला सुनाया जा सकता था, अब पीटीआई ही के अंदर एक राय मौजूद है। पीटीआई समझती है, मतलब फैसल चौधरी साहब आज वो कहते थे कि नहीं सुनाया गया तो अच्छी बात है, ये तो बरियत का केस है, इसमें पीटीआई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पीटीआई में 2 राय हैं, एक ये कि फैसला सुनाया जाना चाहिए था, दूसरी है कि नहीं, फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि फौरन सजा सुनाएं, लेकिन खुद पीटीआई के अंदर ही कुछ आवाजें, मतलब फैसल चौधरी साहब का मैं जिक्र कर रहा था, वो पीटीआई के और इमरान खान साहब के वकील हैं कुछ केसेस में, वो कहते हैं कि एहतरामन अर्ज है कि अगर आज
खान साहब और बुशरा बीबी को सजा नहीं दी गई, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये थोड़ा अजीब रवैया नहीं है? क्या हम खान साहब को जेल से बाहर नहीं देखना चाहते? मैं तो खुश हूं कि फैसला नहीं आया। ये केस बरियत का है, सब जानते हैं। खान ने कभी डील की है, ना करेगा। इस बात पे सफाइयां देने की कतई जरूरत नहीं है, ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। क्या डिबेट है इस बात पे पार्टी के अंदर सर? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आई नो फैसल साहब बड़ी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एज ए एनालिस्ट डिफेंड करते हैं। मेरा नहीं ख्याल, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, नॉट टू माई नॉलेज। लेकिन अब मैं उनसे, मैं इधर एज ए पोलिटिकली, अब मुझे हसन रजा पाशा साहब मुझे यहाँ पे बेल आउट कर सकते अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ये बरियत का केस तब होगा जब इसका डिसीजन बरियत का आएगा। जब तक डिसीजन नहीं आएगा हम फाइल भी नहीं कर सकते इसके खिलाफ कोई चीज अपील। सो अगर ये है तो ये बेसिकली लटका रहे हैं। तो इसमें मेरे लिहाज से इसका फैसला वन वे और अनदर वे जिस दिन आए तो उस दिन सुनाओ। शायद उनके कहने का मतलब यह है कि हो सकता है हालात कुछ बेहतर हो जाएं और फिर अगर फैसले हालातों पर होना शुरू हो गए ना तो फिर तो फैसले हुई ना तो ये हालात पे डिले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है ना, कि ये हालात के ऊपर है, ये मेरिट के ऊपर नहीं है। और मैं थोड़ा सा चांडियो साहब के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चांडियो साहब से कहता हूं कि मैं जो इसलिए कह रहा था कि जिन लोगों ने किया है उससे मुराद मेरी प्रॉब्ली ये नहीं थी कि गवर्नमेंट थी, वो पर्सनल लेके थे। मैं इससे मुराद कर रहा हूं जिन जहनों ने, मैं मिसाल देता हूं कि वो उन जहनों के अंदर जिन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा के खिलाफ कैंपेन की थी, जिसने भी वो कैंपेन बनाई थी वो जहन का आदमी होगा। वो एक नॉर्मल जहन का आदमी ये काम नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन चांडियो साहब कह रहे हैं कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आई एम सॉरी, मैं वो सही कहते हैं, मैं पॉलिटिशियन शायद ना हूं। अगर मैं अपने अल्फाज को सही मानों में, अपने जज्बात को विद इन द लिमिट्स ऑफ एक डिसेंसी, मैं वो सख्त अल्फाज ना कह सकूं तो फिर मैं भी 2 नंबर आदमी हूंगा। आई एम सॉरी, मैं उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं हूं। मुझे वो क्या बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मैं अपने जज्बात की सही मानों में अक्कासी कर रहा हूं कि केस बनाने वाली की जहनियत जो होती है वो होती है। मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय डिसीजंस, ठीक है। अब बात आती थी, देखिए यहां पे इस तरह के केसेस आज नहीं हमेशा से होते रहे, लेकिन इसका एंड होना चाहिए। इसका एंड होना चाहिए। अगर इसका एंड नहीं होता, और एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, मैं आपको साफ बताता हूं, कैटेगोरिकली हम लोगों ने यह डिसाइड किया है। नंबर 1, इन लोगों का, हुकूमत का यह मौकफ था कि हमसे बात करें। हमने कहा चलो बात कर लेते, पावर उनके पास नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो बात कर ले। कभी कभी इल्ची से भी बात करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बात कर लेते। अब उन्होंने कहा ना हमें रिटर्न दो। हम कहते चलो ये तीसरी मुलाकात जो हो रही है आजकल में, जिस दिन भी हो रही है, उसमें हम इन राइटिंग दे देंगे इनको, उसके बाद इन राइटिंग देंगे इनको, और उसके बाद कहेंगे कि अगली जो मुलाकात होगी चौथी, उस चौथी मुलाकात से पहले कमीशन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए। उसके लिए तय कर लें कि क्या तरीके क्या नहीं है, आप सीनियर मोस्ट कर ले, कुछ कर ले, व्हाटएवर इट इज, जो हो सकता है वो आप कर ले। अगर आप नहीं करेंगे, आपके पास डेडलाइन है 31 जनवरी, उससे पहले कर ले। और अगर आप नहीं करते तो वी डू नॉट वांट टू नेगोशिएट विद यू। फिर क्या करेंगे? हम नेगोशिएट करते ही नहीं है। इसके बाद फिर क्या होगा? हम जेल में पड़े रहेंगे। हमारे निकाले बगैर, इमरान खान के निकले बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वेश्चन ने लाए बगैर ये मुल्क स्टेबल हो ही नहीं सकता। ही इज द ओनली स्टेबल, क्या कह सकते हैं, फोर्स है जो इस मुल्क को स्टेबल और यूनाइटेड रख सकता है। आप ये चाहेंगे किसी में ये सारे एक एक पत्ता लेकर चला रहे होते हैं, किसी के पास ये पत्ता है, किसी के पास वो पत्ता है, पूरा कार्ड इमरान खान के पास है। मगर सही है, चले आप समझते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है, इमरान खान को बाहर आना है, लेकिन इमरान खान बाहर आने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे। नहीं, आप ये देखें ना, आप मुझे कहते हो कि बाहर आओ, मैं अपने मौकफ से हट जाऊं, मैं लोगों के साथ डील करूं, डील ले लूं। एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, मेरे और इनमें फर्क है, मेरे और उन लोगों में फर्क है। मैं ना डील देता हूं, ना ढील देता हूं, ना मेरी कमर खराब होती है, ना मुझे कुछ और चीज होते हैं, ना मेरा दिमाग खराब होता है कि मुझे कोई सर्टिफाइड करे कि इसका दिमाग खराब था, ना मेरे प्लेटलेट्स गिरते हैं।
मैं हशाश बशाश खड़ा हूं, मैं जेल के अंदर हूं, मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत मगर नहीं। डॉक्टर साहब, ये खराब कहां है का लॉजिक है कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सख्त किस्म की जबान प्राइम मिनिस्टर के लिए, इदारों के लिए अपनी ट्वीट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह से कैसे, देखिए मैं आपको कंक्लूसिव कैसे होंगे फिर ये? प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने जरूर किया होगा। क्यों? अभी जैसे इन्होंने कहा था कि लोग फैसला करने थे, लोगों ने तो 8 फरवरी को फैसला कर लिया था ना। आपने तो वो फैसला भी आपने उल्टा दिया। आप लोगों ने कहा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने दुनिया का सबसे, पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट उनकी खत्म कर दी है, अपने मर्जी के जजेस लाना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें। मैं अब मामला यह है कि फैसल वाडा साहब कल से कह रहे हैं कि ये तो इस केस में तो सजा होनी ही है, हर सूरत होनी है। पहले सुन लीजिए फैसल वाडा साहब ने क्या कहा है। बस प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे। बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताखीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा जबरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। अब इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सजा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा होगी। वाडा साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी बातें हो रही थी कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ते चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ये इस 190 मिलियन में तो सजा होने जा रही है। सजा ये ओपन एंड शट केस है। चांडियो साहब, ये आप इसको प्रेडिक्शन के तौर पर लेते हैं, इसको तज्जिया समझते हैं, आप इसको खबर के तौर पर देखते हैं, या आप फैसल वाडा साहब की राय को एक जाती राय समझते हैं? क्या आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? ठीक है, फैसल साहब की अपनी राय है, जो चाहे उनके जहन में आए वो बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे जादुई बात नहीं देखता, मौजा नहीं देखता कोई, और पेशेंट कोई भी नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ फैसल साहब जो बात करते हैं वो मालूमात की बुनियाद पे बात करते हैं। वो आजकल बड़े ताकतवर बाखबर इंसान हैं पाकिस्तान के। कोई सियासी आदमी इतनी खबरें नहीं रखता जितना फैसल साहब रख रहे हैं, लिहाजा मेरा उनसे मुकाबला नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आप प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, तो अपना लहजा तो ठीक करें। आप वैसे का वैसा इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, उनके जिम्मेदारों के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के मामले में भी धान धोस के साथ बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना, मेरे दोस्त है हुमायूं भाई, मैं उनकी तौहीन की तो नहीं कर सकता, अल्लाह माफ करे, लेकिन जो उनका लहजा है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आज भी कोई बहुत बड़ी चीज वहां बैठी है जो उनका तहफुज कर रही है। ऐसे तो बातें नहीं होती। हमने इनसे कहीं ज्यादा केस को झेला है। आप देखिए, भुट्टो साहब को खून के केस में लाया है, बीबी को केस में जिसमें लाए, बेगम साहबा को लाए। हमारा तो लहजा गैर सियासी नहीं था, हमारा तो धौंस वाला लहजा नहीं था, हमने तो इस अंदाज से बात नहीं की थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो गुस्से हो गए, मैं सियासी नहीं हूं तो कोई बात नहीं। आप सियासी हैं, सेनेटर बने हैं, बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ कोई धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आप सियासी नहीं तो क्या है? मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, आप जरा मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू करें, और पाकिस्तान को बहरान से निकालना है तो आप अपने लहजे को ठीक करें, अपने अल्फाज के चुनाव को ठीक करें। अगर आपका लहजा यही है, आप तो सारा मसला आपके ख्याल में आकर अटका हुआ है लहजे पर? बहुत सारे लोग वैसे चांडियो साहब यही समझते हैं कि चूंकि इमरान खान का अडयाला जेल में बैठकर लहजा ठीक नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात भी फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो आप भी समझते हैं कि सारा मामला लहजे पर आकर अटका हुआ है? देखिए, लहजा भी एक चीज होती है। आप सारी बातें जब करेंगे, दोस्ताना माहौल पैदा करेंगे, तो पहले लहजा ठीक करेंगे ना। ये तभी तो कहते हैं कि आप बात करें तो मैं बताऊं कि आप हैं क्या। आप इसीलिए तो दुनिया मानती है लहजे को। लहजे का मतलब है, अगर हमें आगे जाना है, हम बातचीत करें पाकिस्तान को बहरान को निकालने के लिए। आप पाकिस्तान को बहरान में मुब्तला कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। आपको शोर में मजा आता है, आप चाहते हैं जितना इंतशार होगा आपकी अहमियत बढ़ेगी, लेकिन इससे नुकसान होगा। सियासी नुकसान तो आपको महसूस नहीं होता है। आप पहले दिन से आए हैं, आपकी गुफ्तगू कभी सियासी रही नहीं। आपका कायद भी गालियां देता रहा, आपके रहनुमा भी गालियां देते रहे,
अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं साहब जैसे मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम दोस्त भी आज घटिया से लफ्ज़ से शुरू करते हैं, बातें नहीं करते। आप लहजे को ठीक करें, ठीक है, बिल्कुल सही है, का चुनाव बेहतर करें, माहौल को बेहतर करें, तो हालात में नरमी पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है, माहौल बेहतर होगा अगर लहजा ठीक होगा, तो फिर कोई मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो फिर इसका नतीजा निकलेगा, ये आप मानते हैं। बिल्कुल सही है। अब इसमें पाशा साहब मामला वही दो चीजें मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं। एक तो ये जो पीटीआई का बड़ा मौक़िफ़ ये है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कि भाई इसमें इमरान खान का तो कोई पर्सनल गेन ही नहीं है। वो समझते हैं कि इसमें एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट इमरान खान उसकी ज़मीन कभी बेच नहीं सकते, उसको अपने कभी नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसमें सारे कुछ लिखा हुआ है डीड में, तो फिर पर्सनल गेन क्या है? और अगर पर्सनल गेन नहीं है तो फिर करप्शन कहाँ से हो गई? फिर अगर करप्शन नहीं है तो नैब का केस नहीं बनता। आप इस पर क्या कहते हैं? असद साहब, एक चीज़ बहरहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको इतना मिस्टीरियसली क्यों डील किया। तो अगर आपने कैबिनेट को ऑन बोर्ड लेना था तो दिस वाज वेरी सिंपल कि आप वो लिफाफा खोल के सबके सामने रख देते और कहते जी कि ये एनसीए से लेटर आया है तो आप मुझे बताएं। आप सबका, और ये भी है कि उस वक्त पोजीशन ये थी कि अगर मोहतरम इमरान खान साहब कोई अपनी चीज बयान करते या अपना ओपिनियन करते तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां बैठे हुए कोई भी बंदा जो है उनको अनडू करता, और वही होना था अल्टीमेटली जो कि खान साहब ने किया या सोचा या कहा। तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो यही से ये जो मिस्टीरियसली जो डीलिंग की गई है इस केस को, वही असल में चीज है। आपके ख्याल में कि अगर वो लिफाफा खुले तो उसमें पर्सनल गेन, इमरान खान का पर्सनल गेन का कोई उसके अंदर तफसीलात मौजूद हो सकती हैं? शायद ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इनके पर्सनल गेन की हो, लेकिन जब कोरिलेट करते हैं आप उस प्रॉपर्टी को जो अलकादर ट्रस्ट के नाम पे ली गई, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जमीन किस चीज के एवज ली गई है या दी गई है। क्या देने वाले ने गिफ्ट किया है? चैरिटी भी हो सकती है, देखना पड़ेगा। चैरिटी भी है, लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए ना। ठीक है, नहीं, लेकिन जो लिफाफे में बंद है वो तो बंद है, लेकिन जो चीजें खुली हुई हैं, जो चीजें मेरे और आपके नॉलेज में हैं, उसके मुताबिक को पर्सनल गेन आपको नजर आता है? देखिए, जो इल्जाम है जो इनका प्रोसिक्यूशन का, वो ये है कि इस पैसे के एवज वो जमीन अलकादर ट्रस्ट को मुंतकिल हुई। अब जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि वो तो 2019 में मुंतकिल हुई है। अब जब वो डॉक्यूमेंट सामने आते हैं 2019 वाले, मैंने भी मेरा ख्याल है एक जगह देखे थे, तो कहीं पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। अब कंसिडरेशन नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप उसको कहेंगे कि ये चैरिटी है, ये गिफ्ट है, या ये परचेज की गई है या सेल की गई है? तो ये चीज बहरहाल को इसको रिलेट कर किया जा रहा है। अब उसको ये चीज तो अब एविडेंस सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या है, या जजमेंट आएगी तो। राइट सर, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के बाद ये जो डील की बात हो रही है, तलाल चौधरी साहब भी कहते हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी ये खुद डील का तासुर दे रहे हैं, इनको ऑफर कुछ नहीं किया गया है। क्या वाकई कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बहुत अरसे से हम खबरें ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है। हम अगर इतवार को जेल के दरवाजे खुल जाएं तो भी बहुत हैरत से उसको देखा जाता है। अली मीन गंडापुर साहब अगर 1-on-1 मुलाकात इतवार के रोज़ जाकर करें तो कहा जाता है कि कोई पैगाम लेकर गए हैं, बहुत उसको भी हैरत से देखा जाता है। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जी ये खुद ही ये तासुर दे रहे हैं कि कोई बातचीत हो रही है, डील हो रही है। सुनिए तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा है। ये डील का तासर कौन दे रहा है? ये खुद देते हैं। किसने कहा है कि नथिया गली के रेस्ट हाउस साफ हुए? हुकूमत में किसी ने कहा? किसने कहा है कि जी बनी गाला शिफ्ट करने लगे? खुद कहते हैं, खुद डील का तासर देते हैं, क्योंकि ये सामना नहीं कर सकते। अगर आप साफ हैं तो सामना कर लें। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। ये कोई भी सुनेगा, ये इसमें सजा से नहीं बच सकता। हुकूमत में और रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, ये किसी की जात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं होता। एनआरओ माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये क्यों तासुर देते हैं कि जी बातचीत हो रही है?
देखिए, मुझे नहीं पता है, इनके अपने मिनिस्टरों ने कहा हुआ है, सारी चीज़ें हो रही है और बातचीत इस लिहाज से है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले भी इमरान खान को ये ऑफ़र दी गई थी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी ज़माने में कहा था कि अपना मुंह बंद रखो और इस मुल्क से बाहर चले जाओ। वो अपना मुंह बंद करके मुल्क से बाहर चले गए। फिर उनको कहा था कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरा देते हैं, तुम बाहर चले जाओगे, 50 रुपए का हम तुमसे वो लेंगे और उसके बाद चले जाओगे। वो करवा दिया गया, वो चले गए, सब कुछ हो गया। अगर किसी को कहा था कि दुबई चले जाओ, लेकिन इसी तरह ही होता है, ये एक मोटस ऑपरेंडी है, ठीक है। इमरान खान को कहा कि जी जेल से आपको छोड़ दिया जाएगा, आप 3 साल के लिए खामोश रहना, कुछ ना कहना और अपनी आज़ादी इंजॉय करना। उन्होंने कहा 3 साल छोड़े, मैं 3 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं रहूँगा। क्यों? जिस बंदे का मौक़िफ़ सच्चाई पर हो। लेकिन मसलहतन कुछ आप मौक़िफ़ में या लहजे में नरमी तो करते ही हैं। मसलहतन ही तो मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, वरना आप लोगों ने तो हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। लेकिन मैं मसलहत यह है कि इस वक्त मेरा मुल्क चल रहा है। मसलहत यह है कि पिछले 7 महीनों में आपने 1% से कम ग्रोथ दिखाई है। मसलहत यह है कि मेरा मुल्क तबाह हो रहा है। मसलहत यह है कि इस सब चीजों के बावजूद मुल्क में कोई पैसा नहीं आ रहा। उसी मसलहत के तहत हमने कहा है कि चलो हम जो मैंडेट चोर हैं हम उनसे भी बात कर लेंगे इस मुल्क की खातिर कि हम स्टेबिलिटी ले आए इस मुल्क की खातिर। इसलिए नहीं कि मेरे साथ कोई डील ना करो, मेरे साथ डील ना, हमें डील चाहिए ना हमें ढील चाहिए, ना करो। हां, इस मुल्क की खातिर हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं। हम अपना वो सारा मौक़िफ़ हटा लेते। देखिए, हमारा मौक़िफ़ है और आज भी है इनके पास। हम कहते हैं कि यार हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनके पास पावर है। आज भी इनके पास पावर नहीं है, लेकिन हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम ये भी कह देते चलो यार हम तुमसे बात कर लेते हैं। गेन करेंगे आप इससे? हम नहीं गेन करेंगे, ये मुल्क गेन करेगा। ये मुल्क स्टेबल हो जाएगा। ये मुल्क आज भी देखिए, आज भी 7-8 महीने नहीं हुआ स्टेबल। आज भी ये इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है। वो कहते हैं उड़ान पाकिस्तान प्लान हो रहा है। देखिए, ये खड्डा है, आगे खड्डा है। पहले मैं 150 किलोमीटर की रफ्तार से खड्डे की तरफ जा रहा था, अब मेरी रफ्तार 150 से कम होकर 70 किलोमीटर होगी, लेकिन मैं अब भी खड्डे की तरफ रहा हूं। क्या अगर मैं अपनी स्पीड कम कर दूं, इसका मतलब यह है कि मैं खड्डे में नहीं गिरूंगा? मैं तब भी गिरूंगा। ये गिर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई नहीं कम हो रही। हां, उस जिस स्पीड से बढ़ रही थी वो स्पीड जरा कम हो गई है, वो मैं मानता हूं, एक्नॉलेज करता हूं कि हो गई है। लेकिन उसके लिए भी जो चीजें चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो अपनी जगह पर लेकिन है। चलिए, मगर मसला इसमें अभी वो बात हो रही थी, एक बात हो रही है, अभी वो बात हो रही थी कि जी वो जो क्या कह सकते हैं कि बंद है और चीजें खुलनी चाहिए। नहीं, लेकिन सर चीजें ठीक नहीं हो रही ना। आज देखिए ना, पीटीआई ने आज कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट किया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि इस तरह अगर मुज़ाकरात पीटीआई ने करने हैं तो मैं मुतालबा करता हूं कि मुज़ाकरात का ड्रामा खत्म किया जाए, मुज़ाकरात खत्म कर दिया जाए। तो फिर खत्म हो जाएंगे, कर दे खत्म। चलें फिर क्या? देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा ये गवर्नमेंट की जरूरत है। चलिए, ये इनकी जरूरत है। 2 चीजें। एक, इनको पता है इन्होंने सारे जाली केसेस किए हुए हैं, ठीक है, इनको पता है। और मुझे बाज़ दफा समझ नहीं आती कि इतने सीनियर सियासतदान, चांडियो साहब जैसे इतने सीनियर सियासतदान, ये जानते हुए कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, वो बाज़ दफा इस चीज को क्यों इनको सपोर्ट करते हैं, तो चांडियो साहब से पूछ लेते ना। करते ये सारे। अगर कोई ये कहता है, देखिए मेरी बात सुने ना, मैं कहता हूं कि जी ये तो कोर्ट में केसेस, ठीक है, तो कोर्ट में केस तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का भी था ना। बिल्कुल सही। चांडियो साहब, क्या ये वाले ये जजेस उस किस्म के जजेस नहीं बनते जा रहे? क्या ये चाहते हैं कि उसी तरह की चीजें रिपीट हो? जी, इनको तो, इन लोगों को तो चाहिए सबसे ज्यादा इस चीज को उठाएं, क्योंकि ये इसके जो है वो विक्टिम रहे हैं। मगर चांडियो साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जाली केसेस हैं, चलिए जिन केसेस का फैसला भी होना है, सब्जुडिस हैं, जैसे 190 मिलियन पाउंड है, उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिन केसेस में बरियत हो चुकी, साइफर का केस था या इद्दत का केस था,
उनको क्या आप मानते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे और जाली केसेस थे? पाकिस्तान में सच्ची बात जब कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एक मुमकिन है कि जो केसेस बनते हों, जो हुकूमतें बनाती हों, उसमें सियासत मुलविस न हो, रियासत मुलविस न हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। तमाम केसेस के पीछे सियासत जरूर आती है। अच्छा। आप क्या समझते, जिनका ये तो डॉक्टर साहब वाले भुट्टो साहब का नाम लेते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, खान साहब भी बोलते हैं मैं मुतासर हूं, हालांकि वो टोटल जितना भी भुट्टो साहब के सोच और फलसफे रूह है बातचीत का उसके खिलाफ है। लेकिन ये जो कहते हैं, क्या वो पॉलिटिकल नहीं थे? जब इतने सारा हमने बर्दाश्त किया, फिर हमारा रवैया क्या था? हमारा रवैया पाकिस्तान परस्त सियासतदानों वाला रवैया था। हमने पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात की। जिन लोगों ने भुट्टो साहब की फांसी का मुतालबा किया, बीबी ने उनके साथ भी बैठकर इत्तेहाद कायम किया। आपके सामने खान अब्दुल वली खान साहब, असगर खान साहब, बहुत सारे सख्त मौक़िफ़ रखने के बावजूद बीबी ने उनसे बातचीत की। आसिफ साहब ने क्या किया? बीबी के कत्ल के मौके पर जब इतना इंतशार था, आसिफ साहब ने फहमीदा इंसान बनकर, पाकिस्तान परस्त सियासतदान बनकर अपना किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो साहब क्या कर रहे हैं? इनको जब थोड़ी तकलीफ होती है तो ये कहते नहीं, हम नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं, ये तो फिर पाकिस्तान भी अफरा तफरी। अभी बातचीत कर रहे हैं, एक पूरी बटालियन लगा दी है इन्होंने, फोर्स लगा दी है मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए। आप बताएं, असल बात यह है जो अभी खान साहब, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हम तो करना ही नहीं चाहते बात। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अब मजबूरी में हम कर रहे हैं कि बन जाए, मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। जहां ये बात करना चाह रहे हैं वो इनसे बात फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। वो उंगली अभी इनके हाथ में नहीं आ रही है। अब उंगली पे जो नहीं मिली है तो उनका जहन भी काम नहीं कर रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप कहो, अभी ये कहते हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप कहो हम सियासतदानों से बात करेंगे, सियासी लोगों से बात करेंगे, सियासी लोग तमाम लोग मिलकर बैठेंगे तो कौम का मसला हल हो जाएगा। आप देखें, पेशावर वाले पब्लिक स्कूल का मामला था, मियां साहब ने जिद छोड़ी या ना छोड़ी, एक इत्तेहाद बनाया, आप देखें पूरा पाकिस्तान एक साथ हो गया दहशतगर्द के खिलाफ। अभी आप क्या कर रहे हो? आप वही नहीं, अब वो नहीं कर रहे हो। अभी आप अकेले खेलना चाहते हो और बातचीत इसलिए करें ताकि आप इल्जाम नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान के सारे लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके रवैये को देख रहे हैं। ये आपने 25-26 को भी बात करते हैं, 9 की भी बात करते हैं, ये किसके खिलाफ था? आप पाकिस्तानी फौज के नौजवानों, बुजुर्गों को, नौजवानों को लाठियां मार रहे थे। पाकिस्तान में तो ये रवाज नहीं है जो रवाज आपने पाकिस्तान की सियासत में दाखिल कर दिए। पाकिस्तान की सियासत में कभी ये लबो लहजा नहीं रहा। आप इतने बेगुनाह हैं, आप मासूम हैं। आपने जो केसेस बनाए वो भूल गए आप। मैं बार बार हर गुफ्तगू में कहता हूं, आपने जरदारी साहब की हमशीरा को जो रातों रात उठाकर कराची से अडयाला पहुंचाया, क्या वो कोई इखलाक था? कोई वो सियासी कोशिश थी? कोई तमीज थी? कोई रिवायतों का कोई पास था? आपको तो कुछ भी नहीं आता है। न रिवायतें निभाना जानते हो, न पश्तून की रिवायत निभाते हो, न पाकिस्तानी रिवायत निभाते हो। मुझे नहीं समझ में आता आप क्या चाहते हो। मेरा ये दिल कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, अपने आप को छुपाने के लिए मुज़ाकरात की बात करते हो, लेकिन आप मुज़ाकरात के खिलाफ हो। आप धौंस और धांधली से अब एनआरओ लेना चाहते हो, ये बात सीधी है और ये बात भी कुदरत का हिसाब है। ठीक है, चलिए आप एनआरओ, आप जिसको आप एनआरओ कह रहे हैं, हमारी तरफ से सर मुज़ाकरात का एक अहम, जी चांडियो साहब आप कह रहे हैं कि धौंस धांधली से एनआरओ लेना चाहते हैं, लेकिन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें कहा एक मुतालबा रखा गया है असीरान की रिहाई, और साथ में यह भी कहा गया है कि हम असीरान की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं चाहते। तो पाशा साहब, मेरा फिर आपसे सवाल यह है कि अगर फर्ज कीजिए इस नुक्ते पर हुकूमती और अपोजिशन की कमेटी में इत्तफाक राय हो जाता है कि ठीक है जी असीरान की रिहाई होगी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगी, तो फिर रास्ता क्या होगा सर इसका, इस पर अमल दरामद का? असद साहब, दूसरा रास्ता यकीनी तौर पे बचता है कोर्ट्स का। हाँ। और कोर्ट्स को हुकूमती डायरेक्शन की पाबंद नहीं होना चाहिए, और वो ना ही कोर्ट्स को ये तासुर देना चाहिए कि वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कर रहे हैं या फिर
इन म्यूचुअली जो सेटलमेंट हुई है हुकूमत की और अपोजिशन की उसके तहत कर रहे हैं। और अगर कोर्ट्स ये तासुर जायल नहीं करती तो फिर जो उनको 130वें नंबर पे रख दिया गया है, मैं बड़े भारी दिल के साथ कहूंगा कि फिर वो दुरुस्त होने जा रहा है। मैं समझता हूं जाती तौर पे और लॉयर फ्रेटर्निटी समझती है कि इनको बिल्कुल एग्जेक्टिव को और जुडिशरी को सेपरेट होना चाहिए। अदलिया को अपनी उस फाइल के अंदर रहते हुए उसको देखना चाहिए, ना कि रजीम चेंज होना या रजीम में किसी किस्म की तब्दीली कोई मुज़ाकरात के जरिए चाहे हो रही हो या वोट के जरिए हो रही हो, उसके तहत जब वो तब्दीली लेकर आते हैं अपने फैसलों में तो वो काबिल एतराज है और उसको हम मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और ये अगर इनका तकाजा ये है कि हमें अदलिया जो है वो करे तो फिर अदलिया के फैसलों का एहतराम भी करें और फिर इंतजार भी करें। हाँ, सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियारात जरूर है कि वो सर्टेन केसेस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके वो विड्रॉ कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन केस मगर पीटीआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई नहीं चाहती ना, वो कहती है कि जी इससे फिर डील का तासुर जाएगा, हम डील का तासुर नहीं देना चाहते। देखिए असद साहब, ये डील नहीं है। डील का लफ्ज पता नहीं क्यों नेगेटिव ले लिया गया है। देखिए, आप जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो फिर दो चीजें होती हैं। एक कि आप अपने सामने वाले फरीक से कुछ चीज ले रहे होते हैं और जो सामने वाला फरीक है कुछ वो आपसे ले रहा होता है, यानी कि दोनों को स्टेप डाउन करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप अपने अपने मौके पे दोनों खड़े हैं तो फिर ना डील हो सकती है और ना डील हो सकती है। और इसको हम डील ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। मुज़ाकरात की कामयाबी और मुज़ाकरात की नाकामी अगर लफ्ज दे दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही है सर। आप क्यों इस लफ्ज चलें, लफ्ज अगर आपको डील का लफ्ज पसंद नहीं है तो कुछ और आप इसका नाम रख रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर साहब आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। मुज़ाकरा तो आप इसीलिए कर रहे हैं ना। देखिए, इस तरह ये हमने सिंपल कहा है, हमारी डिमांड क्या है। हमने कहा है जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो आप ख़त्म करें। पॉलिटिकल केस से मतलब ये है कि जो ही साइफर के ऊपर इमरान खान को वो बेल दे दिए, उन्होंने बेल क्या ख़त्म कर दिया केस, और बाकी चीज़ों पे जब बेल मिल गई थी, इन्होंने उसी दिन शाम को रात को उनके ऊपर एक और केस कर दिया और उसमें इन्होंने उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी। आप चाहते हैं कि पुराने केसेस में नई गिरफ्तारियां न डाली जाए? सुन ले, एक तो गिरफ्तारियां तो वो वैसे नहीं है। नंबर 2, जो इस किस्म के केसेस किए थे वो उनका मसला है कि वो देखिए, मैं जब एक गलत काम करता हूं ना, उस गलत काम को अनडू के तरीके होते हैं। मैंने आपके खिलाफ गलत केस डाला है ना, मैं आपके खिलाफ गलत केस खत्म करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे खिलाफ केस नहीं करते, आप उनको मेरिट पे जाने देना। अब मेरिट पे जाने के लिए हमने कह दिया कि 2 ही केसेस है ना जो हमारे ऊपर आ रहे हैं, एक 9 मई का आ रहा है और एक 26 नवंबर का आ रहा है। और 26 नवंबर में मैं बाय द वे कह देता हूं कि केपी की हुकूमत सेशन कोर्ट्स में चली गई है इनके ऊपर, क्योंकि हमारे मिसिंग पर्सन अभी भी हैं और जिन लोगों की शहादत हुई है उन लोगों की बिहाफ पे केपी गवर्नमेंट वो सारे फैमिली वाले मिलके कोर्ट में चले गए। एक बात। नंबर 2, हम कहते हैं ये 2 ही मसले हैं ना, इन 2 मसलों का हम इंडिपेंडेंटली पता कर लेते हैं। अगर हमने गलत किया है तो हमें सजा दे दो, अगर हमने गलत नहीं किया तो फिर हमें थ्रू कोर्ट्स हमें बरी करो। लेकिन जो आपने गलत केसेस किए हैं, देखिए बहुत सारी जगहों पे मैंने आपके ऊपर गलत और सही का फैसला तो अदालत ही करेगी ना। बट देखिए, बिल्कुल सही करेगी। अभी जैसे बात कर रहे थे ना कि हसन पाशी साहब के इंडिपेंडेंस क्या कह सकते थे, सेग्रीगेशन ऑफ द पावर्स, या हमने क्या किया है, हमने अब एग्जीक्यूटिव जो है ना वो जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। आपने तो उस सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स को या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स का तो आपने सत्यानाश उसका कचूमर बना के खा के रोटी के साथ मजे से खा भी गए हैं। मतलब आपने तो सत्यानाश मार दिया उस पूरी कॉन्सेप्ट का जिसके ऊपर सेग्रीगेशंस ऑफ पावर होती है। सही है, चलिए ये तो, लेकिन जो केसेस पहले से बने हुए हैं वो तो पहले वाले जजेस सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, हसन रजा पाशा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और चांडियो साहब आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।